वो एसबीआई जो अपने सभी कस्टमर्स को लंच के बाद आने का कहकर काम को टाल दिया करती थी, उसी एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 24 घंटे में उतना काम करवा लिया जितना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 24 दिनों में तक में भी नहीं कर पाई थी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को फटकार लगाई और साथ ही अपनी अवमानना करने तक का आरोप भी एसबीआई पर यहाँ पर लगाया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा का पूरा मामला, क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को फटकार यहाँ पर लगाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं और इसका आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड से। आखिर क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स? अब सभी को ज्ञात होगा कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का अर्थ होता है कि देश का जो मुखिया होगा वो जनता के द्वारा यहाँ पर चुना जाएगा। इसी रीजन से हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव कंडक्ट यहाँ पर करवाए जाते हैं, जिसमें कई सारी राजनीतिक पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए काफी ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है और आप सभी को पता होगा कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती है किसी प्रकार की सर्विस या ड्यूटी यहाँ पर नहीं करती है। फिर चुनाव लड़ने के लिए इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आएगा? यहीं से वो लोग जो इन पार्टियों के पक्षधर होते हैं या इनकी विचारधारा से मैच खाते हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ पैसा इन राजनीतिक पार्टियों को सौंपते हैं और इसी पैसों का उपयोग वो राजनीतिक पार्टी अपने चुनाव में रैली करवाने में, महासभा करवाने में यहाँ पर उपयोग करती है। लेकिन इन सभी पैसों से देश में ब्लैक मनी के बढ़ने का काफी ज्यादा खतरा यहाँ पर बढ़ चुका था, क्योंकि ऐसा पैसा जो इलीगल तरीके से कमाया है वो कैश के रूप में हो सकता है कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी को सौंप दे, जिस कारण से देश में काफी ज्यादा कैश का फ्लो यहाँ पर बढ़ चुका था। इस समस्या को दूर करने के लिए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत यहाँ पर की गई। इलेक्टोरल बॉन्ड अर्थात एक प्रकार का कागज जो भी कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को कितना भी पैसा यहाँ पर दे सकता है। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं ये जो बॉन्ड होता है वो एसबीआई की कुल 29 शाखाओं से आप प्राप्त कर सकते हैं और ये बॉन्ड हर तीसरे महीने में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में एसबीआई के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर करवाए जाते हैं। अब इन बॉन्ड्स की कीमत 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ तक यहाँ पर हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपए किसी राजनीतिक पार्टी को देना चाहता है तो उसे एसबीआई के पास में 29 शाखाओं में से किसी एक शाखा में जाना पड़ेगा और 1 से 10 तारीख के बीच में प्रत्येक तीसरे माह ये जारी होती है। अब उसे 1-1 करोड़ के 5 बॉन्ड यहाँ पर खरीदने पड़ेंगे और वो बॉन्ड खरीद कर वो अपनी राजनीतिक पार्टी को वो 5 बॉन्ड दे सकता है। अब वो राजनीतिक पार्टी 15 दिनों के अंदर अंदर उस बॉन्ड को किसी एसबीआई की शाखा में जाकर अपने पे अकाउंट में वो 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा सकती है, जिसके लिए उस राजनीतिक पार्टी को 15 दिनों का समय मिलता है। अगर 15 दिन में वो पैसा राजनीतिक पार्टी ने अपने अकाउंट में नहीं लिया तो वो सारा का सारा पैसा पीएम केयर फंड में यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बॉन्ड किस व्यक्ति ने खरीदा है और वो बॉन्ड किस राजनीतिक पार्टी को वो देने वाला है, इस बात की चर्चा उस बॉन्ड के ऊपर नहीं होती थी। इस बात की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को होती थी, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति उस बॉन्ड को खरीदता था तो एसबीआई बॉन्ड खरीदने के पहले उसकी केवाईसी अर्थात नो योर कस्टमर वहां पे करवाया जाता था। इसका मतलब कितने बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं इस बात की सभी जानकारी एसबीआई की 29 शाखाओं के पास में यहाँ पर है, जो जानकारी 29 शाखाओं से कलेक्ट करके एसबीआई के हेड ऑफिस मुंबई में यहाँ पर जमा करवाई जाती है। अब आंकड़ों की बात करें तो 2018 से लेकर 2023 तक बीजेपी को 6,566 करोड़ तथा वहीं कांग्रेस को 1,123 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में यहां पर प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया इसमें कई सारी समस्या देखने को मिली, जिसमें से कुछ समस्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। 2018 के पहले कोई भी कंपनी अपनी रेवेन्यू का 10% से ज्यादा पैसा किसी राजनीतिक पार्टी को डोनेट यहाँ पर नहीं कर सकती थी और वहीं अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा पैसा वो अपने किसी भी पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती थी। लेकिन जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई ये सारे के सारे नियम खत्म कर दिए गए। इसका मतलब कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना भी % किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर डोनेट कर सकती है। अब आप सभी समझदार है कि पार्टी को वही कंपनी पैसा देगी जिससे हो सकता है उस कंपनी को कुछ भी काम करवाना है, उससे उन दोनों का आपस में कुछ कनेक्शन हो। ये बात मैं आपको छोड़ता हूँ, आप इस बात के लिए ज्यादा समझदार यहाँ पर हो। दूसरी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आए थे तो विदेशों से किसी भी प्रकार का चंदा लेने का यहाँ पर मना किया गया था कि कोई भी
राजनीतिक पार्टी विदेशों से किसी भी प्रकार का चंदा कलेक्ट नहीं करेगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद कोई भी विदेशी कंपनी अपनी शेल कंपनी भारत में खोल सकती थी और शेल कंपनी के माध्यम से सारा का सारा पैसा किसी भी राजनीतिक पार्टी में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती थी। सभी मामलों को देखते हुए सबसे पहली टिप्पणी आरबीआई के तात्कालिक गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा की गई कि इन सभी मामलों के चलते देश में मनी लॉन्ड्रिंग का काफी ज्यादा खतरा यहाँ पर बढ़ सकता है। इन सभी मामलों के बाद एक संस्था जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि 25 सालों से भारतीय राजनीति में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लाने के लिए काफी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रही है, उसने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और अपना वकील प्रशांत भूषण साहब को यहाँ पर नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला प्रस्तुत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच जो है वो बैठी, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश साहब डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक यहाँ पर घोषित कर दिया। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए यह कहा कि आपके पास में 11 मार्च तक का समय है, 11 मार्च तक आपने किस व्यक्ति ने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए, ये सारी जानकारी आपको निर्वाचन आयोग को देनी है और साथ ही निर्वाचन आयोग 15 मार्च को इस सभी जानकारी को जनता के सामने प्रस्तुत यहाँ पर करेगा। लेकिन एसबीआई ने मोहलत खत्म होने के कुछ ही दिन पहले अपने वकील हरीश साल्वे के साथ में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी और साथ ही 30 जून तक का समय मांगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से यहाँ पर नकार दिया। सभी मामलों पर एडीआर के वकील प्रशांत भूषण साहब का कहना था कि इतने दिन से एसबीआई आखिर कर क्या रहा था जब इतने दिन में उन्होंने कोई भी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट नहीं करी है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भड़क गए और उन्होंने एसबीआई के ऊपर अवमानना का आरोप तक यहाँ पर लगा दिया कि हमने इतने दिन कहने के बाद भी आपने किसी प्रकार का काम यहाँ पर नहीं किया है। What steps have you taken in the last 26 days? The application is absolutely silent on that. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए ये कहा कि अब ये जो सारा डाटा है आपको 24 घंटों के अंदर अंदर हमारे सामने प्रस्तुत यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ दिखती है सुप्रीम कोर्ट की पावर की, जो काम एसबीआई 24 दिनों में नहीं कर पाई थी, अब वो काम एसबीआई को 24 घंटों के अंदर यहाँ पर कर दिखाना पड़ेगा। इन सभी मामलों में एक बात देखने लायक ये है कि एसबीआई ने जो समय मांगा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वो 30 जून का मांगा था। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि 30 जून तक का समय एसबीआई के द्वारा मांगा गया था सभी की रिपोर्ट पेश करने के लिए, लेकिन अब सभी को ज्ञात हुआ कि कुछ ही दिनों में देश में चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसका मतलब यह है कि अप्रैल मई में देश में चुनाव हो जाएंगे और चुनाव होने के बाद में नई सरकार यहाँ पर बन जाएगी। नई सरकार बनने के बाद किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, इस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये देखना होगा कि क्या एसबीआई 24 घंटे के अंदर अंदर सभी के सभी डाटा को निर्वाचन आयोग को सौंपता है और निर्वाचन आयोग इसको सभी डाटा को कब यहाँ पर प्रस्तुत करता है, ये देखने वाली बात होगी। ये सभी मामलों में हमको सुप्रीम कोर्ट की पावर यहाँ पर देखने को मिलती है। आप इस सभी मामलों में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।